मिला थी। क्या सिया अभियुक्त को उस एम्प्लॉय के बारे में बताएगी? क्या अभियुक्त उसका भी बुरा हाल करेगा? क्या सिया फिर से उन घटनाओं की वजह से डर जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। अभियुक्त लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसको दरवाजे के पास आहट सुनाई दी। अभियुक्त बिना सिर उठाए जान गया कि ये सिया है। सिया अंदर आते ही बोली, कुंवर जी क्या कर रहे हो आप? सिया की ये आवाज अभियुक्त की थकान और परेशानी मिटाने के लिए काफी थी। अभियुक्त ने मुड़कर सिया को देखा। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वो चेयर से उठा और सिया के पास जाकर बोला, आप ठीक तो है ना जान? आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। सिया ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा। फिर अचानक से अभियुक्त ने सिया को गोद में उठा लिया। उसके ऐसा करते ही सिया ने अभियुक्त की गर्दन में अपने हाथों का घेरा बना लिया। अभियुक्त ने सिया की तरफ नटखट मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, आज हम दोनों की शादी के बाद पहली रात है ना? हमारे पास आपके लिए कुछ है। अभियुक्त के ऐसा बोलने से सिया एकदम से डर गई। ये बोलकर अभियुक्त सिया को वैसे ही गोद में उठाए अंदर कैबिन में बने कमरे की तरफ लेकर चला गया। अभियुक्त मुस्कुराकर सिया को आराम से बिस्तर में लिटा देता है और झुककर प्यार से उसके माथे को चूमते हुए उसके करीब आया और सिया के कान में बोला, क्या हुआ? डर गए ना? मैं आपसे मजाक कर रहा था। आप कुछ देर आराम कर लो, बहुत थक गए होंगे ना? सिया का चेहरा अभी भी खिला हुआ था, पर वो कितना थक चुकी है ये बात अभियुक्त जानता था। वो सिया को देखकर बता सकता था कि उसने कितनी मस्ती की है आज। सिया की उंगलियां बर्फ से खेलने की वजह से लाल हो चुकी थी। अभियुक्त मुस्कुराकर रूम से बाहर निकलकर फाइल्स देखने लगा। कुछ देर में अभियुक्त काम खत्म करके वापस अपने कैबिन में बने रूम में आया। जब उसने सामने देखा तो हैरान हो गया। सामने बिस्तर में सिया हल्की करवट लेकर सो रही थी। हाय, जी करता है इसे बस देखता ही रहूं। ये कितनी प्यारी है, इसे खुद नहीं पता। अभियुक्त ये कहते हुए देखता है कि सिया के सुनहरे बाल पूरे तकिए पर फैले हुए थे। उसका आंचल जो हमेशा की तरह सिया के कब्जे में ही रहता था, आज वो बिस्तर से नीचे झूल रहा था। सिया बहुत हसीन लग रही थी। अभियुक्त ने धीरे से सिया के आंचल को उठाकर उसको ढक दिया। वो सिया को हल्का सा झुकते हुए अपने आगोश में ले लेता है और कहता है, जान चलें, उठ जाएं अब। उनके घर पहुंचने में ही बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी और सिया गहरी नींद में जा चुकी थी। अभियुक्त सिया को वैसे ही गोद में उठाकर कार से बाहर लाया। कुसुम उन लोगों के आने से पहले ही विला में वापस आ गई थी। वो अभियुक्त और सिया को ऐसे देख परेशान हो गई और उनके पास दौड़ती हुई आई और बोली, भाभी साहब को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस वो नींद में थी तो मैं उसकी नींद तोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसे इस तरह से ले आया। ये कहकर अभियुक्त मुस्कुरा उठता है। कुसुम भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। अभियुक्त खुद सिया को लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। अभियुक्त ने जैसे ही सिया को सुलाया तो सिया उसके हाथ को पकड़कर सो गई। अभियुक्त ने गहरी सांस ली और धीरे से सिया के हाथों को अपने हाथ से छुड़ाना चाहा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अभियुक्त धीरे से सिया से बोला, जान मैं इन कपड़ों में नहीं सो सकता, मुझे चेंज तो करना होगा ना। लेकिन सिया गहरी नींद में थी तो उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अभियुक्त ने जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाया और कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। अभियुक्त अपने कमरे में गया, पर फिर कुछ सोचकर स्टडी रूम में जाकर राजवंश महल में अपने बाबा साहब को फोन लगा दिया। उधर राजवंश महल में 10:30 बजे सितारा महल में अभियुक्त की राज तिलक की बातें हो रही थी। ये कमरा पहले अभियुक्त और राजवीर के दादा दादी, जो कि महाराज और महारानी थे, उनका था। पर दादी के स्वर्गवास के बाद ये कमरा अभियुक्त का हो गया था, क्योंकि उसकी दादी यही चाहती थी कि अभियुक्त अपने जीवन की नई शुरुआत यहाँ से ही करे। इसी कमरे की तरफ झील महल भी था, जहाँ पहली बार अभियुक्त और सिया मिले थे। इस वक्त यहीं पर सभी अभियुक्त के राज तिलक की बात कर रहे थे। स्वर्णा समय के कंधे पर सिर रखकर बैठी हुई थी। यहाँ पर महाराजा सा नहीं थे। वो अपना निर्णय अभियुक्त के आने के बाद बताने वाले थे। सिया के साथ जो भी हुआ उसके बाद सिया की सच्चाइयों सामने आना हर किसी के लिए एक शौक था। राजवीर आराध्या के साथ पहले ही मना कर चुका था कि वो राजकाज में दिलचस्पी नहीं लेगा। वो समय और समर के साथ बिजनेस में ही रहेगा। पर जैसे जैसे राज तिलक का अवसर नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे कुछ न कुछ घटनाएं घट रही थी। तभी समर का फोन बजा और समर बोला,
इस वक्त अभियुक्त का कॉल? अभियुक्त का फोन आना इस वक्त सबको चिंतित कर चुका था। समर के फोन को ऐश्वर्या उठाते हुए बोली, क्या बात है लाडे सर, आप ठीक है ना? माँ साहब, हमने शादी कर ली, अभियुक्त ने हमेशा की तरह ठंडे स्वर में कहा। क्या? उम्मीद से परे इस बार राजवीर सबसे जोर से चिल्लाया। सिया कैसी है? राजवीर ने तुरंत पूछा। पर अभियुक्त ने कहा, हम 2 दिनों के बाद आ रहे हैं सिया को लेकर। ये कहते के साथ ही उसने झट से फोन रख दिया। अभी जहाँ बैठकर सब राजतिलक की चर्चा कर रहे थे, अब सबके पास नया विषय था, अभियुक्त और सिया की शादी का। अब वहाँ बैठकर सब राजतिलक की चर्चा कर रहे थे, अब सबके पास नया विषय था, अभियुक्त और सिया की शादी का। अब उन सभी को सिया की फिक्र हो रही थी। समय बोला, अब 2 दिनों के बाद ही सब होगा, हम सबको संदेशा भिजवाते हैं राजतिलक के आमंत्रण का। समर और राजवीर भी समय के साथ स्टडी रूम में चले गए। स्वर्णा और ऐश्वर्या और आराध्या एक जगह बैठे रहे। सबको पता था जब तक अभियुक्त नहीं आ जाता तब तक उनके लिए रात दिन एक समान है। स्वर्णा कुछ देर में उनको आराम करने का बोलकर खुद भी अपने कमरे में चली गई, जहाँ फिर सब अपने कमरे में आ गए। अभियुक्त सिया के कमरे में गया तो उसने देखा कि सिया बिल्कुल बिस्तर के कोने में सोई हुई थी। उसने अपना सिर हिलाया और दरवाजा बंद करके उसके पास चला गया। वो खुद भी सिया के बगल में लेट गया। अभियुक्त ने धीरे से सिया के गाल को सहलाया और उसके बालों को कान के पीछे करता हुआ बोला, मेरी आदत बिगाड़ रही हैं आप। फिर मुस्कुराकर धीरे से उसके सिर को चूम कर बोला, कहीं भारी न पड़ जाए आपको बाद में। अच्छे से नींद पूरी कर लो, क्योंकि आने वाला दिन आपके लिए थकान भरा होगा। फिर अभियुक्त सिया को पकड़कर सो गया। उधर अभियुक्त के एक कथन की वजह से सबकी नींद उड़ गई थी। सिया एक नाजुक सी लड़की जिसको पैदा होते ही जायदाद के लालच की वजह से अपने परिवार से बिछड़ना पड़ा था। फिर उसकी खूबसूरती जिसने उसको दुनिया की नजरों से दूर एक छोटे से घर में कैद करवा दिया। क्या सच में सिया सिर्फ एक राजकुमारी होने के जुर्म की वजह से सजा काट रही थी? नहीं, सिया की खूबसूरती और उसका ओहदा सिया खुद तय नहीं कर सकती थी। भगवान ने उसको चुना था। फिर भगवान इतना निर्दयी कैसे हो गया? सिया को आज तक अपनी सच्चाई तक पता नहीं है कि वो राजकुमारी सराहना है। स्वर्णा ने देखा कि समर रात के इस वक्त भी खिड़की से बाहर कुछ देख रहे थे। वो उनके पास आई और बोली, समय, क्या सोच रहे हैं आप? आप सोई क्यों नहीं अभी तक? यूं देर तक जागना आपके लिए सही नहीं है। आपकी तबीयत भी इस वक्त ठीक नहीं है। समय उल्टा स्वर्णा को सवाल करने लगे और बिस्तर में आराम से स्वर्णा को लिटाने लगे। स्वर्णा ने समर का हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें उन पर जमा दी। ये देखकर समर बोले, हम सिया को लेकर चिंतित हैं बस। एक तो सिया को पहले से ही अपनी सच्चाई का पता नहीं है और अब ये सच उनके साथ जुड़ चुका है कि वो अभियुक्त की धर्मपत्नी है। हमें अपने अभियुक्त पर पूरा भरोसा है कि वो सिया को एक आंच तक नहीं आने देंगे। पर स्वर्णा, आपने शायद ही ध्यान दिया होगा कि अभियुक्त सिया के चारों तरफ कांच की दीवार खड़ा कर रहा है, जिसके बाहर से बस हम सब सिया को देख सकते हैं। समय ने अपने मन की बात स्वर्णा को बता दी। अरे आप बेकार की चिंता कर रहे हैं, देखना सिया को लाडे सर संभाल लेंगे। हमें लाडे सर के प्यार पर भरोसा है। बस अब हमें ध्यान रखना है सिया को सितारा महल आने तक कोई परेशानी ना हो। समर बोले, आपकी बातों में अभियुक्त को लेकर आत्मविश्वास है, ये देखकर अच्छा लगा। लेकिन मैं जिस खतरे को लेकर आशंकित हूँ वो मुझे हर पल बेचैन कर रहा है। ये सुनते ही स्वर्णा अपनी जगह से उठी और घबराती हुई बोली, आप किस खतरे की बात कर रहे हैं? समर ने अपने कमरे के चारों तरफ बड़े ध्यान से देखा, फिर स्वर्णा को करीब आने का इशारा किया। समर स्वर्णा के कान में कुछ बताना शुरू करते हैं। जैसे जैसे समर उनको बताते जा रहे थे, स्वर्णा की आंखों की पुतलियां फैलती चली जा रही थी। आखिर ऐसा कौन सा खतरा था जिसे समर ने पहले ही भांप लिया था? क्या अभियुक्त के आते ही कुछ अजीब होने वाला था? क्या होगा जब सिया को अपनी राजकुमारी होने की सच्चाई का पता लगेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। एपिसोड 31। अभियुक्त की शीश महल में सिया आ चुकी थी। सुबह होते ही हमेशा की तरह अभियुक्त सुरक्षा का जायजा लेने जा चुके थे। जब सिया की आंखें खुली तो वो खुद को काफी फ्रेश महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसे रात की बात याद आई तो सिया झट से बैठ गई। सिया नीचे उतरी तो वहां भी अभियुक्त नहीं थे। अभियुक्त को वहां ना पाकर वो खुद से बड़बड़ाई, अभियुक्त कहाँ गए? वो भी मुझे। शीश महल में सिया आ चुकी थी। सुबह होते ही हमेशा की तरह अभियुक्त सुरक्षा का जायजा लेने जा चुके थे। जब सिया की आंखें खुली तो वो खुद को काफी फ्रेश महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसे रात की बात याद आई तो सिया झट से बैठ गई। सिया नीचे उतरी तो वहां भी अभियुक्त नहीं थे। अभियुक्त को वहां ना पाकर वो खुद से बड़बड़ाई, अभियुक्त कहाँ गए? वो भी मुझे बिना बताए। सिया का मन कहीं नहीं लगने वाला था। वो सोचकर परेशान हुए जा रही थी कि आखिर उसके कुंवर जी उससे बिना मिले कैसे जा सकते हैं। अचानक से सिया को कुछ ख्याल आया। वो खुश होते हुए कुसुम के पास जाने लगी जो अभी किचन में थी। कुसुम को देखते ही सिया बोली, कुसुम, हमें आप कुंवर जी के ऑफिस लेकर चलोगी क्या? कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी भाभी साहब, आप तैयार हो जाइए, हम गाड़ी निकलवाते हैं। कुसुम सिया के गालों को प्यार से छूते हुए बोली थी। सिया के बोलने के तरीके से कोई भी अपना दिल हार सकता था, फिर उसकी बात को मना करना नामुमकिन था। अभियुक्त को सिया को लेकर वापस राजस्थान जाना था। इस बार वो सिर्फ सिया नहीं बल्कि होने वाली हुक्मरानी साथी, इसलिए वो सारी तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ सिया जल्दी से नहाकर तैयार हो गई थी। पीच रंग की साड़ी में लिपटी हुई सिया अप्सरा लग रही थी। मांग में गहरा लाल सिंदूर जो बताने के लिए काफी था कि वो अभियुक्त की हो चुकी है। सिया अपने बालों का चूड़ा बनाकर चूड़ियां पहनती हुई जल्दी से नीचे उतरने लगी। सिया को ऐसे देख सारे मुलाजिमों के मुंह खोले रह गए। अचानक कुसुम अपनी आंखों से काजल निकालकर सिया को टीका लगाते हुए बोली, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं भाई साहब, तो आज आपको देखते ही रह जाएंगे। कुसुम बेबाक थी तो सिया ठीक उससे उलट। कुसुम सिया को ऑफिस ले जाने के लिए हाँ तो बोल चुकी थी, पर उसको भी मालूम नहीं था कि वहां पर अभियुक्त कैसे रिएक्ट करेंगे। सिया और कुसुम ऑफिस जाने के लिए बिला से निकले। कुछ देर में ही सिया ऑफिस पहुंच चुकी थी। वो जैसे ही अभियुक्त के कैबिन के अंदर गई तो अभियुक्त बिल्कुल उसके सामने ही खड़ा था। अचानक अभियुक्त की नजर सिया पर पड़ी, जिसे देखते ही उसने सिया से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सुनते ही वहां खड़ी कुसुम एकदम से घबरा गई। सिया ने धीमे से जवाब देते हुए कहा, मैं सुबह उठी तो आपको वहां ना पाकर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कुसुम से कहा कि मुझे आपके पास ले चले, मुझे आपको देखना है। अभियुक्त ने जैसे ये सुना वो सिया की मासूमियत पर मुस्कुरा उठा। उसने आगे जाकर उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और सिया को पकड़कर अपने ओवरकोट में ले लिया। सिया पहले हैरान रह गई, फिर अपना मुंह अभियुक्त के सीने में छिपा लिया। कुसुम ने उनको देखकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और मनी मन बोली, भाई साहब इतने रोमांटिक कैसे हो सकते हैं कि उनको परवाह ही नहीं किया वो कब और कहाँ है। कुसुम उस कैबिन से बाहर चली गई और कैबिन का दरवाजा हल्का जोर से बंद कर दिया। अभियुक्त के हाथ सिया की पीठ पर कमर में फिसल रहे थे। उसने धीमे से सिया को किस कर लिया। ऐसा करते ही सिया के तन बदन में करंट सा दौड़ गया। सिया कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी कैबिन के दरवाजे को किसी ने नॉक किया। अभियुक्त ने देखा कि इस वक्त वहां कुछ और लड़कियों और लड़कों का ग्रुप आया था। सिया को अभियुक्त सोफे में बैठा चुका था। अभियुक्त उन सबको देख गंभीर आवाज में बोला, आप सबको पता ना अब आगे कैसे और क्या करना है? अभियुक्त की बात सुनते ही सभी ने एक साथ हाँ में सिर हिला दिया। तो आप लोग अब यहाँ से जा सकते हो। अभियुक्त ने जैसे ये कहा सभी वहां से चले गए। इसके बाद अभियुक्त सिया की ओर मुड़ा और उससे बोला, जान आपने नाश्ता किया था ना?
सिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अभियुक्त प्यार से उसके गालों को छूकर मुस्कुरा देता है। सिया भी जोर से मुस्कुरा दी। सिया को पता ही नहीं चला कब वो अभियुक्त को इतना हक दे चुकी थी। वो हमेशा उसके साथ महसूस करती थी। थोड़ी देर में अभियुक्त ने कुसुम को अंदर बुलाया और सिया को अपने साथ घर ले जाने को कहा। दरअसल आज इस ऑफिस में अभियुक्त आखिरी दिन था, इसलिए वो सारे काम को अच्छी तरीके से देख कर जाना चाहता था। कुसुम के साथ सिया बाहर निकली तो आज उनके गार्ड्स की फौज नहीं थी। सिया को कुसुम आज ऑफिस दिखा रही थी। कुसुम बोली, वो देखिए भाभी साहब, यहाँ से जहाँ तक आपको नजर जा रही है सब भाई साहब के ऑफिस का एरिया है। इतने बड़े एरिया में कोई परिंदा भी नहीं मार सकता, उन्हें भी भाई साहब की इजाजत लेनी पड़ती है। ये सुनकर सिया हंस पड़ी। वो जानती थी कि कुसुम उसका मूड हल्का करने की कोशिश कर रही थी। उधर राजवंश महल में रणजीत प्रतिमा के साथ उनका पूरा परिवार महल आ चुका था। नंदिनी भी आ चुकी थी। उन सबको अभियुक्त के कल होने वाले राज तिलक की जानकारी थी। महल से न्योता मिलते ही दूर दूर के रिश्तेदार, बिजनेसमैन और दूसरे राज परिवार महल ने वहां पर पहुंचना शुरू कर दिया। कुछ लोग कल राज तिलक के दिन ही आने वाले थे। प्रतापगढ़ से भी सब लोग आ चुके थे। वो लोग अपनी बेटी से मिलने आए थे। इस बार लोगों में ज्यादा एक्साइटमेंट केवल राज तिलक की नहीं बल्कि होने वाले हुकुम शाह की दुल्हन सिया थी, जो पहली बार महल आ रही थी। वो लोग अच्छे से ये भी जानते थे कि सिया पर खतरा भी बढ़ चुका था, इसलिए कोई भी नहीं चाहता था कि सुरक्षा में कोई चूक हो और सिया को किसी तरह का कोई कष्ट हो। समय का कठोर निर्देश था कि महल के अंदर आने जाने वाले जो भी हों, रिश्तेदार या कोई भी जाना पहचाना क्यों ना हो, सबको अच्छे से चेक करने के बाद ही अंदर लाया जाए। अभियुक्त अपने ऑफिस में लगभग सारा काम देख चुका था। अब बस उसको कुछ फाइल्स और देखनी थी जिसे जल्द से जल्द निपटाने में लगा हुआ था। वो खुद से बोला, मुझे जल्द से जल्द सारे काम खत्म करने होंगे। मुझे राजमहल की तैयारी का जायजा लेना है। इस बार कोई भी चूक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ देर बाद अभियुक्त ऑफिस से वापस आ गया था और अब वो सिया के कमरे में था। ठीक उसी वक्त सिया करवट लेती है और उसका कंबल नीचे गिर जाता है। ये देखकर अभियुक्त बोला, अरे यार, ये लड़की कब अपना ख्याल रखना सीखेगी, पता नहीं मैं नहीं होगा तो उसका क्या हाल होगा। ये कहते हुए अभियुक्त नीचे गिरे हुए कंबल को उठाकर सिया के ऊपर डाल देता है। इसी बीच सिया नींद में ही उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने गाल से लगाकर साइड करवट ले लेती है, जिससे अभियुक्त का हाथ सिया के गाल के नीचे दब जाता है। वो चाहकर भी अपना हाथ नहीं निकाल पा रहा था। अरे यार, अब मैं क्या करूं? मैं इसकी नींद में खलल नहीं डालना चाहता, लेकिन अपना हाथ कैसे छुड़ाऊं? ये बोलकर अभियुक्त सिया के मासूम चेहरे को देखता रह जाता है। काफी देर तक वो सिया को यूं ही देखता रहता है। फिर अभियुक्त बोला, इनको तो अभी तक एहसास नहीं होगा कि इनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। ये होने वाले हुकुम शाह की दुल्हन बनने वाली हैं, लेकिन न जाने क्यों मुझे इनका ये मासूम वाला रूप क्यों भाता है। अभियुक्त ने देखा कि बालकनी का दरवाजा हल्का सा खुला था, जिससे आती ठंडी हवा की वजह से सिया कांप उठी और उसने अभियुक्त का हाथ छोड़ दिया। अभियुक्त ने मुस्कुराकर धीरे से अपना हाथ उठाया और बालकनी का दरवाजा बंद करने चला गया। उसने हल्के से दरवाजे को बंद किया और वापस सिया की ओर कदम बढ़ा दिए। तभी अभियुक्त ने फोन निकालकर शक्ति को फोन लगाया। हाँ शक्ति, राजमहल की सारी तैयारी कैसे चल रही है? शक्ति बोला, मैंने अभी अपडेट्स लिए हैं, सब कुछ ठीक है वहाँ। अभियुक्त बोला, बढ़िया, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि मैं इस बार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। और हाँ, इस बार प्रतापगढ़ से आए सभी मेहमानों पर खास नजर रखनी होगी। शक्ति ने जवाब दिया, हाँ वो तो ठीक है, मगर कल एक परेशानी हो सकती है। ये सुनते ही अभियुक्त चौंकते हुए बोला, कैसी परेशानी? तुम क्या कहना चाहते हो? आखिर शक्ति किस परेशानी की बात कर रहा था? क्या सिया पर कोई और खतरा मंडराने वाला था? क्या राज तिलक में कोई बहुत बड़ा हंगामा होने वाला था? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। शक्ति ने कहा, मुझे भाभी साहब के भाई हर्षिल पर शक है कि वो सिया को अपने साथ ले जाने के लिए फिर से जरूर कोई चाल चलने की कोशिश करेगा। अभियुक्त ने गुस्से से कहा, अगर इस बार उसने कोई ऐसी हिम्मत की तो मैं वहीं उसको मौत के घाट उतार दूंगा। उसे बता दूंगा कि मुझसे दोबारा टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। ये सुनते ही शक्ति ने घबराते हुए कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा नट मत करना। कल राज तिलक जैसा शुभ अवसर है और ऐसे में खून खराबा करना अच्छी बात नहीं है। आप चिंता न करें, मैंने कल के लिए सारा इंतजाम कर लिया है। ये सुनते ही अभियुक्त ने कॉल कट कर दिया और खुद सोफे पर बैठ गया। उसके दिमाग में एक बार फिर सिया की सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं साफ दिखने लगी थी। अभियुक्त सिया के पास जाता है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बस कुछ और घंटे जान, फिर आप पूरे रीति रिवाज से हमारी हो जाएंगे, फिर हम आपको हमें तड़पाने की सजा देंगे। ये कहते ही अभियुक्त मुस्कुरा उठा। उसने उसके माथे पर किस किया और सिया के पीछे लेट गया। अभियुक्त ने सिया को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अभी उसने ऐसा किया ही था कि सिया धीरे से कसमसाई। सिया को यूं कसमसाता देखकर अभियुक्त ने उसे हल्का सा ढीला कर दिया। सिया को पता चल चुका था कि अभियुक्त ही है। आखिर सिया कैसे न पहचानती अभियुक्त के इस एहसास को, उसकी खुशबू, उसकी छुअन को। वो धीरे से पीछे पलटी और झट से अपनी दोनों आंखों को खोलते हुए बोली, कुंवर जी आप आ गए? पता है हमें कुसुम ने जबरदस्ती खिलाया, हमने आपका इंतजार किया था सच्ची, पर नींद आ गई हमें। अभियुक्त को सिया पर इस वक्त बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसके माथे पर किस किया और धीरे से उसके कानों में कहा, हमने भी आपको बहुत मिस किया जान, इसलिए तो मैं जल्दी आ गया। आज से आप हर पल हमारे साथ होंगी। किसी को भी आप तक पहुंचने से पहले हमसे गुजरना होगा। वहाँ महल में सब हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। सिया हल्की नींद में थी, लेकिन फिर भी अभियुक्त की ओर देखते हुए बोली, बालकनी में मोर है ना, क्या हम उन्हें भी अपने साथ ले चलें? यही नहीं बल्कि कुछ हिरन और कुछ खरगोश भी हैं। अभियुक्त सिया की मासूम बातों को सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने फिर से सिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जान, हम आपके लिए पूरा जंगल ही महल में बसा देंगे। अभियुक्त किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए सिया को बोला और सिया का सिर सहलाने लगा। अभियुक्त सुबह उठते ही बाहर चला गया था। महल वापस जाने से पहले वो सिया की सिक्योरिटी चेक करके खुद तसल्ली कर लेना चाहता था। कुछ देर बाद जब अभियुक्त फाइल लेने कमरे में वापस आया तो देखा कि सिया अब उठ चुकी थी, लेकिन अभी बिस्तर पर ही बैठी हुई थी। सिया का दिल बेचैन हो रहा था। वो अब सिर्फ सिया नहीं रह गई थी, उसके नाम के साथ अभियुक्त का नाम जुड़ चुका था। शादी के बाद हालांकि उसने फोन पर महल वालों से काफी बातें की थी, पर सीधे उनके सामने जाने की बात सोचकर ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती थी। सिया आईने के सामने खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब को निहारने लगी। वो अभी भी कल की साड़ी में ही थी। उसके बाल खुले हुए थे और हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले? अभियुक्त ने उसके पास आते हुए पूछा। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नजर उसे देखकर फिर नजरें झुका ली। जान, कुछ बात है क्या? कुछ कहना चाहती हैं? अभियुक्त ने जानने की कोशिश की। सिया ने शर्माते हुए उसकी ओर देखा। अभियुक्त ने उसे आईने के सामने से हटाकर आराम से बिस्तर पर बैठाया। उसने कहा, जान, आपका घबराना जायज़ है। हर लड़की पहली बार ससुराल जाते वक्त ऐसे ही घबराती है, पर एक बार आप हमारे परिवार को अपना परिवार मानकर देखेंगी तो सब कुछ वैसा ही महसूस होगा जैसा आपने छोड़ा था। माँ साहिबा, बाबा साहेब, बुआ साहिबा, सब आपके अपने, जो महल में आपका इंतजार कर रहे हैं। सिया अभियुक्त को बड़े ध्यान से देख रही थी। आज उसके दिल में एक दर्द सा उठा। सच ही तो था, पूरी दुनिया को झुकाने वाला ये इंसान खुद उसके सामने घुटने टेके बैठा था। अभियुक्त उसे जितना चाहता था उतना सिया चाह कर भी नहीं दे पा रही थी। अभियुक्त बोला, पहले आप अपने कपड़े बदल लीजिए। वो कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, वैसे तो हम आपको बस वॉशरूम तक छोड़ने आए थे, पर आप जैसे देख रही हैं तो क्यों ना हम आपको। सिया के गाल लाल हो गए। वो तुरंत बोली, नहीं नहीं, हम खुद कर लेंगे। अभियुक्त के कुछ और कहने से पहले ही सिया ने अपनी उंगलियां उसके होठों पर रख दी और शर्माकर मुंह फेर लिया। अभियुक्त ने वॉशरूम की ओर इशारा किया और खुद फाइल लेकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद सिया फिर से आईने के सामने खड़ी थी।
अभियुक्त के नाम का सिंदूर ही उसके गालों में शर्म की लाली बिखेरने के लिए काफी था। वो खुद को देखकर शर्मा गई। उसने आज नारंगी रंग की एक भव्य राजस्थानी पोशाक पहन रखी थी, बाल खुले छोड़े हुए थे और मांग में गहरा लाल सिंदूर उसके अभियुक्त के होने का प्रमाण था। गले में सिर्फ मंगलसूत्र था जो अभियुक्त ने पहनाया था। माथे पर चमकती लाल बिंदी, हल्की लाल लिपस्टिक और उस पर तिल का निशान एक अलग ही आकर्षण बिखेर रहा था। कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में भारी चूड़ियां और कंगन, कमर में पतला सा कमरबंद और पैरों में पायल। वो वाकई इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे सारा श्रृंगार उसी के लिए बना हो। अंत में उसने घूंघट आगे कर लिया। जब अभियुक्त उसे लेने कमरे में आया तो वो देखता ही रह गया। घूंघट में सिया स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। अभियुक्त को अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था। कोई इतनी सादगी में भी इतना खूबसूरत कैसे दिख सकता है। सिया ने जालीदार घूंघट के पीछे से काफी देर तक अभियुक्त को देखा। जब वो चुप रहा तो वो खुद ही घूंघट ऊपर करके बोली, क्या हुआ कुंवर जी, आप कुछ बोल नहीं रहे? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हमें तो पहले से ही घबराहट हो रही है और आप चुप बैठे हैं। अभियुक्त सिया की मासूमियत पर दिल हार चुका था। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ा, एक हाथ से उसकी पतली कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ से हल्के से उसके सिर को सहारा देकर उसके माथे को चूम लिया। बिना शब्दों के ही उसने सब कुछ कह दिया था। सिया की आंखें बंद हो गईं। अभियुक्त ने उसे हल्के से गोद में उठाया और चौपर की ओर चल दिया। उसने सिया को आराम से सीट पर बैठाया और खुद भी बैठ गया। दोनों राजवंश महल के लिए रवाना हो गए। महल में मेहमान आने शुरू हो गए थे। केवल 2 ही दिनों में पूरा महल और पूरा राज्य दिव्य रूप से सज चुका था। अभियुक्त का राजतिलक कोई मामूली घटना नहीं थी। कई राजा महाराजा अपने परिवारों और रिश्तेदारों के साथ आ चुके थे। प्रतिमा और रणजीत भी अपने पूरे परिवार के साथ आ चुके थे। सुरक्षा के कड़े निर्देश थे। चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति की अच्छी तरह से जांच की जाए, फिर चाहे वो प्रजा का सदस्य हो या राज्य का कोई आम नागरिक। राज परिवार से जुड़े होने के कारण उनके कई रिश्तेदार थे और हुक्मसा होने के नाते वो किसी को मना नहीं कर सकते थे, ना ही किसी को आने से रोक सकते थे। महल में पहले से ही सुरक्षा चाक चौबंद थी। शक्ति की टीम पूरे महल पर नजर रखे हुए थी। महल के अलग अलग सदस्यों के अपने अलग अलग गार्ड थे, लेकिन उन सभी को शक्ति ने ही प्रशिक्षण दिया था। राजवंश महल के गार्ड अपने मालिक के अलावा किसी की नहीं सुनते थे, फिर चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अगर उनके बॉस ने किसी की सुरक्षा का आदेश दिया तो वो उस इंसान की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। कुछ देर में चौपर राजस्थान पहुंच चुका था। हेलीपैड से वो कार से आगे जाने वाले थे। सिया सो चुकी थी। भारी दबाव के कारण उसे अक्सर नींद आ जाती थी। अभियुक्त ने प्यार से उसे गोद में उठाया और बिना उसकी नींद में खलल डाले कार में बैठ गया। सिया ने अपना सिर उसके सीने पर टिका लिया। महल के अंदर सभी लोग व्यस्त थे। सब अभियुक्त के स्वागत की तैयारी में थे। तभी बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजी। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसका मतलब अभियुक्त आ चुके थे। इतनी सारी आवाजों के बीच सिया की नींद टूट गई। अभियुक्त ने सिर हिलाया। वो नहीं चाहते थे कि सिया की नींद टूटे। जब वो बाहर आकर दरवाजे तक बढ़े तब स्वर्णा और ऐश्वर्या सबके साथ बाहर आरती का थाल लेकर खड़ी थी। काफी सारी राजकुमारियां और मुलाजिम उनके ऊपर फूल फेंक रहे थे। हालांकि एक बस मुलाजिम ही नहीं थी, बस राजकुमारियां अभियुक्त को देखने के लिए बहाना ढूंढ रही थी। अभियुक्त में कोई कमी नहीं थी और अब वो हुक्मसा भी बनने वाला था। लेकिन वहीं पहली नजर में सिया सबको गुड़िया लग रही थी। कुछ लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। अरे वाह, सिया कितनी खूबसूरत है ना। हाँ, सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी धरती पर उतर आई हो। सिया सादगी में भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सबकी बोलती बंद हो गई थी उसको देखकर। सिया की भरी हुई मांग और अभियुक्त का उसका हाथ यूं पकड़कर चलना किसी भी पहचान का मोहताज नहीं था। हाँ, वो अभियुक्त की दुल्हन थी। पर अचानक होने वाले हुक्मसा की शादी क्यों हुई, किसी के पास भी इसका जवाब नहीं था। जो अपनी बेटियों को होने वाली हुक्म रानीसा का दर्जा दिलवाने आए थे, उनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। वो लोग तो उनके राजतिलक के लिए आए थे, ना कि अभियुक्त की शादी में शरीक होने। और आदत के अनुसार जितने मुंह उतनी बातें होना तो लाजमी था। जरूर इस लड़की नहीं, वो जादू टोना किया होगा। भीड़ में से एक ने कहा, अरे अपने हुस्न का चाल फेंका होगा। दूसरे ने जवाब देते हुए कहा, देखें तो कितनी बेशर्मी से हाथ पकड़े में चल रही है, जैसे कितनी सती सावित्री हो। तीसरे ने जलन भाव से कहा, इन जैसी लड़कियों का काम ही यही होता है, अमीर लड़के को फंसाना ताकि जिंदगी भर मौज कर सके। पहली वाली ने फिर से टॉन्ट मारते हुए कहा। धीमी धीमी चुगलियों की आवाजें कब तेज हो गई पता ही नहीं चला। अभियुक्त के कानों में जैसे ये बातें आई उसके कदम उसी जगह रुक गए। उसने उस औरत की तरफ इशारा किया। ये देखते ही उस औरत की सांसें एकदम से रुक गई। वो कांप उठी। शक्ति ने उस औरत को फौरन अभियुक्त के सामने पेश कर दिया। आखिर क्या करेगा अभियुक्त? क्या उस औरत को कड़ी सजा देगा? क्या अभियुक्त के इस गुस्से से आज के राजतिलक पर कोई असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। अभियुक्त ने तुरंत सिया की ओर देखा जो सिर झुकाकर उसके पीछे खड़ी थी। शायद वो रोने ही वाली थी। ये देख अभियुक्त की आंखें लाल हो गई। वो औरत कांपते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अभियुक्त से बोली, कुंवर साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अभियुक्त ने जवाब देते हुए उस औरत से कहा, देखो आज राजतिलक के दिन मैं कोई हंगामा नहीं करना चाहता। अब तुम्हारी आवाज बाहर निकली तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जी माई बाप, अब हमसे ये गलती नहीं होगी। उस औरत ने अपनी उस हरकत के लिए क्षमा मांगी। अब वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। उसके बाद अभियुक्त ने एक नजर भीड़ के ऊपर डाली तो फौरन खुसफुसाहट शांत हो गई। एक आदर्श राजा के लिए लोकनिंदा सबसे भारी बोझ होता है। प्रजा के मन में एक बार राजा के लिए संदेह पैदा हो जाए तो वो पूर्ण रूप से कभी नहीं मिटता। और इसी बात का भय समय को सता रहा था, जो उनको सच होता दिख रहा था। पर वो भूल गए थे कि अभियुक्त था। वो सिया की तरफ उठने वाले हर प्रश्न का तोड़ जानते थे। उनके रहते सिया का कोई कुछ नहीं कर सकता था। हर्ष जो सिया के पिता हैं, वो काफी देर से ये सब देख रहे थे। वो राजकुमारी सराहना को अभियुक्त की दुल्हन के रूप में देखकर एक पल के लिए खुद को संभाल न सके और उनका दिल भारी सा हो गया। हर्ष ने उनको अंदर बैठा दिया और आश्वासन दिया कि वो अभियुक्त से बात करेंगे और उनसे उनके पिता होने का हक छीनने को नहीं कहेंगे। हर्षल जो सिया का भाई आज भी काफी गुस्से में दिख रहा था। उसे देखकर शक्ति उसे लेकर राजवीर के पास गया। शक्ति अच्छे से जानता था कि राजवीर के साथ शायद कोई भी बदतमीजी करना चाहे। राजवीर अभियुक्त से उलट थे। उनके सामने कोई भी इंसान विनम्र हो जाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी ने राजवीर के साथ बदतमीजी की तो अभियुक्त उस इंसान को भगवान के पास भेजने में जरा भी वक्त नहीं लगाता था। ये बात राजवीर को भी पता थी, इसलिए वो शांत रहते थे ताकि उनका भाई उनकी वजह से महल को सिर पर न उठा ले। अभियुक्त एक राजा, बेटे, भाई और अब एक पति सब होने का फर्ज कितनी आराम से निभा लेते थे। अभियुक्त जैसा इंसान पाना तो किसी भी लड़की के लिए सपने जैसा ही था। हर लड़की में उसका बचपना, मासूमियत, ये सब होता है और इन सब चीजों को पिता के बाद उसका पति ही तो जीवित रखता है और अभियुक्त यही तो करता था। सिया की नाजुकता को ठेस तक नहीं आने देता था। सौंदर्य ने आरती करके सिया और अभियुक्त को अंदर महल में प्रवेश कराया। महल के अंदर हल्का ठंडापन था, पर सिया के लिए ये काफी ज्यादा था। वो हल्का सा कांप गई। अभियुक्त ने तुरंत अपने कोट से सिया को अच्छे से कवर कर दिया और आराम से उनको सोफे पर बैठा दिया। हर्ष ध्यान से अपनी बहन सिया को देख रहे थे, पर उनकी नजर अब अभियुक्त पर ठहर गई। अभियुक्त सिया का हाथ पकड़कर महल के बीचों बीच बने मंदिर की तरफ जा रहे थे। उनके दोनों तरफ शक्ति और विराट मौजूद थे। अभियुक्त का चेहरा बिल्कुल भावहीन था, पर उनकी एक नजर ही किसी के दिल में दहशत कायम करने के लिए काफी थी। वो सिया को मंदिर से प्रणाम करवाकर डाइनिंग टेबल पर ले गए थे, जहां पर स्वर्णा ने सब तैयार रखा था। अभियुक्त सिया के साथ डाइनिंग टेबल के पास बैठ गए और हर्षल के साथ बाकी महल के सभी लोगों के लिए अलग से टेबल की व्यवस्था की गई थी। सिया ने अभियुक्त की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, कुंवर साहब, इस खिदमत के लिए शुक्रिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने ससुराल में भी इतना मान सम्मान मिलेगा।
उधर अभियुक्त के चेहरे पर अलग ही भाव था, मानो जैसे वो सिया के मन की बातों को पढ़ रहा हो। उसने भी मनी मन जवाब देते हुए कहा, जान अब इसकी आदत डालो, अब बहुत जल्द मेरी हुकूमत पूरे राजस्थान पर चलेगी, तो वहीं आपका राज मुझ पर। मुलाजिम ने जैसे ही खाना सर्व करना शुरू किया, अभियुक्त ने कहा, ठहरो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे सर्व करने दो। सिया की प्लेट में अभियुक्त ने खुद से खाना निकाला। ये देखकर सिया काफी ज्यादा प्रभावित हुई। सिया मुस्कुराकर खाने लगी। हर्ष बहुत हैरान थी, क्योंकि उन्होंने बचपन से अभियुक्त को देखा था। वो कभी भी अपने ऊपर किसी को नहीं मानता था। हाँ, वो अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करता था, पर इस हद तक तो नहीं कि वो सबके सामने परवाह दिखाए, जैसा कि सिया के लिए कर रहा था। राजवीर के लिए लड़ना, हर्ष खुद से बड़बड़ाया, नहीं मैं नहीं मानता, अभियुक्त ऐसा कभी नहीं था, अचानक इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया। हर्ष अभी भी चकित था। वो अपनी आंख के सामने ही सब देख रहा था, लेकिन उसे अभी विश्वास नहीं हो रहा था। अभियुक्त का एक डार्क साइड था जो शायद ही किसी को पता हो। हर्ष अपने तजुर्बे से दावा कर सकते थे कि अभियुक्त बहुत निर्दयी इंसान है और उसने कभी झुकना नहीं सीखा था। तो बताइए, अगर आपका देखना हो गया हो तो क्या सवाल है आपके मन में? अभियुक्त की भारी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। जो सीधा सवाल था हर्ष से। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें हर्ष पर टिक गईं, जो गंभीर और अटल खड़े थे। शायद हर्ष इस सवाल के लिए पहले से तैयार ही थे। वो मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, सवाल कुछ खास नहीं, बस एक बात जानना चाहते हैं, हम अपनी बेटी और दामाद से मिलने आए हैं। उनकी नजरें सिया की ओर मुड़ी, जो अभियुक्त के पास बैठी थी। सिया का एक हाथ अभियुक्त को छू रहा था, जैसे उसे सांत्वना दे रही हो, जबकि दूसरा हाथ उसने अभियुक्त के पैर पर रखा हुआ था, एक सहज सी सुरक्षात्मक मुद्रा में। सिया का ध्यान किसी की बातों में नहीं था। उसकी पूरी दुनिया इस वक्त उसके सामने बैठे उसके कुंवर जी थे, जो श्रृंगार के बंधनों में जकड़े होने के बावजूद उसके लिए पहले जैसे ही थे। हर्ष ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि जब आपका राज तिलक हो जाए, उसके बाद फिर से विवाह संपन्न हो। तब तक के लिए राजकुमारी सिया को हमारे साथ प्रतापगढ़ भेज दें। वहाँ उसकी माँ है, उसका छोटा भाई है, वो अपनों के बीच में रहेंगी। ये सुनते ही अभियुक्त के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी नसें तन गई और आंखों में एक जंगली चमक दौड़ गई। सिया को उनसे अलग करने की बात सुनकर वो ऐसे तिलमिला उठे जैसे उनकी छाती पर सीधा प्रहार कर रहा हो कोई। राज तिलक में अभी 10 दिन शेष थे। 10 लंबे दिन। वो सिया को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं कर सकते थे। अभियुक्त ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए गरज कर कहा, और आपने ऐसा सोचा भी कैसे? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप हमसे सिया को ले जाने की बात करें? वो हमारी पत्नी है, प्रतापगढ़ की राजकुमारी ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की भावी रानी है। वो हमारे साथ रहेंगी और इसके लिए हमें आपसे किसी और से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी आवाज में इतना रोष और आक्रोश था कि सिया सहम सी गई। उसने अभियुक्त का हाथ और भी मजबूती से पकड़ लिया, जैसे उसे शांत करना चाहती हो। पास में खड़ी ऐश्वर्या ने तत्परता दिखाते हुए हस्तक्षेप किया। वो समझ गई थी कि स्थिति और विषैली हो सकती है। ऐश्वर्या ने अभियुक्त से कहा, लाठी सर, सिया को अभी अपने कक्ष में ले चलो, आप सब लोगों का भोजन हम कक्ष में ही भिजवा देंगे, ठीक है? अभियुक्त को भी एहसास हो गया कि अगर वो यहीं हर्ष से बहस करेंगे तो इसका सीधा असर सिया पर पड़ेगा, जो पहले से ही भावनात्मक रूप से कमजोर थी। उन्होंने सिया का हाथ थामा और उसे उठाने लगे, जैसे उस कक्ष से दूर ले जाना चाहते हो जहां का वातावरण तनावपूर्ण हो रहा था। लेकिन हर्ष पीछे से जोर से बोले, हम आपसे अकेले में बात करना चाहेंगे कुंवर, उम्मीद करते हैं आप इसके लिए तैयार होंगे। अभियुक्त ने मुड़कर नहीं देखा, बस रुके और अपनी पीठ हर्ष की ओर किए हुए दृढ़ स्वर में बोले, हमने साफ कह दिया है, सिया हमारे साथ रहेंगी, इस मामले पर कोई और चर्चा नहीं होगी। ये कहकर वो सिया को लेकर आगे बढ़ गए। सिया ने पलटकर अपने हर्ष की ओर देखा। उसकी आंखों में एक मूक विनती थी, जैसे वो कह रही हो, बस अब और नहीं। हालांकि अभी भी सिया को ये नहीं पता था कि यह हर्ष कोई और नहीं बल्कि उसके पिता है। ये बात सिया को छोड़कर राजमहल में उपस्थित सभी लोगों को पता थी। जैसे ही अभियुक्त और सिया उस स्थान से गए, हर्ष ने एक गहरी सांस ली और फिर राजवीर की ओर मुड़े, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहा था। हर्ष की आंखों में एक अंतिम उम्मीद की किरण दिखाई दी। राजवीर समझ गया। उसने हर्ष की ओर देखा और फिर अभियुक्त के जाने के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए जैसे तैसे अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हर्ष जी फिक्र न करें, हम अभियुक्त से बात करेंगे। वो अभी भावनात्मक है, लेकिन वो समझदार भी है। हर्ष ने सिर हिलाया। उनके पास अब सिर्फ एक ही आखिरी उम्मीद बची थी, राजवीर की पैरवी, क्योंकि अभियुक्त ने तो सीधे तौर पर बात करने से ही इनकार कर दिया था। वो जानते थे कि अभियुक्त के सामने सिया का होना उनकी ताकत था, लेकिन उनकी बेटी की भावनाओं का ध्यान रखना भी उनकी प्राथमिकता थी। वो चाहते थे कि इस पूरे राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सिया को थोड़ी शांति और सामान्य जीवन मिल सके। पर क्या अभियुक्त ये समझ पाएंगे? यही सवाल अब हर्ष और राजवीर दोनों के सामने था। क्या अभियुक्त और हर्ष के बीच कोई समझौता होगा? क्या हर्ष अपनी बेटी सिया को अपने साथ ले जाएंगे? क्या होगा जब सिया को पता लगेगा कि वो किसी राजमाली की बेटी नहीं बल्कि प्रतापगढ़ की राजकुमारी है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। हर्ष जानते थे कि आज शाम को जश्न था और उससे पहले वो अभियुक्त से बात करना जरूरी समझते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात का भी मलाल था कि अपनी बेटी की आंखों में जो बेगानापन था उसके जिम्मेदार भी वो खुद ही थे। लेकिन हर्षल अपने पिता हर्ष के साथ ही मौजूद थे, जो उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए बोले, आप फिक्र न करें, अभियुक्त को सिया हमें देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो हमारी बहन है। आप देखना, वो हमारे साथ महल वापस जरूर चलेंगी। अब शाम का जश्न काफी इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि सिया को लेकर सभी के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। क्या अभियुक्त सच में सिया को प्रतापगढ़ भेज देगा या फिर से इनके बीच होने वाली थी जंग? अब इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर्ष, समय, समर, हर्षिल, राजवीर और सारे लोग एक जगह खड़े थे और उन लोगों को अभियुक्त के आने का इंतजार था। हालांकि अभियुक्त सिया को लेकर कमरे में चला गया, पर उन सभी की बात कोई और भी सुन रहा था, जिसकी नीयत सिया के लिए अच्छी नहीं थी। वो इंसान उसी महफिल में मौजूद था और बड़े ध्यान से अभियुक्त और सिया को देख रहा था। सिया की हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। हालांकि जगह खासकर राज परिवार के लिए थी, जहां कोई भी बाहर का व्यक्ति, चाहे वो कितना भी खास क्यों न हो, वो यहाँ नहीं आ सकता था। पर वो शायद चुपके से प्रतापगढ़ और राजवंश वालों की बातें सुनने आया था। पर यहाँ उनकी बातों से ज्यादा अपना ध्यान सिया में लगा रहा था। शायद उसे ये नहीं पता है कि जब मौत किसी की आती है तो सबसे पहले बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है, और वैसा ही कुछ उसके साथ बहुत जल्द होने वाला था। सारे लोग खाने की टेबल से उठकर स्टडी रूम में चले गए। हर्ष ने खुद से कहा, मेरे पास ये एक आखिरी मौका है अपनी गलती सुधारने का। मैं अपनी बेटी सिया को समझाऊंगा कि तुम कोई राजमाली की बेटी नहीं हो बल्कि तुम एक राजकुमारी हो। फिर मैं देखता हूँ कैसे नहीं मानती। हर्ष ने अपने दिमाग में बात बैठा ली कि वो सिया को राजकुमारी होने की सच्चाई से वाकिफ कराएंगे, तो वो उनके साथ जाने के लिए झट से हाँ कर देंगी। और हर्ष के पास भी ये आखिरी मौका था, तो वो किसी भी कीमत पर ये मौका नहीं खो सकते थे। दूसरी तरफ वो शख्स अभी भी वहीं खड़ा था। उसके सेक्रेटरी ने उससे धीरे से कहा, सर वो चले गए, अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। दरअसल ये राजवंश वालों का निजी कमरा है, हमें यहाँ देख लिया तो बिना मतलब का शायद बवाल हो जाएगा। वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला, आखिर कितनी दूर जाएगी, देखना लौट कर तो यहीं आएगी, आखिर आना तो उन्हें मेरे पास ही है। फिर अचानक से उस शख्स की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहा, पता करो ये लड़की कौन है, किस रियासत की राजकुमारी है और उसका अभियुक्त से संबंध कितना गहरा है। फिर वो शख्स खुद से बोला, आखिर आप कौन हैं जो राजवंश के निजी कमरे तक आ गई। सेक्रेटरी एक पल को कांप उठा और उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर वो लोग वहां से चले गए।
कुछ देर बाद अभियुक्त सिया को ऐश्वर्या और स्वर्णा के पास छोड़कर स्टडी रूम में आ चुका था। अभियुक्त अंदर आया तो देखा कि हर्षल के साथ सोफे पर बैठे हुए थे। समय और समर चेयर में बैठे थे। राजवीर शक्ति के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा था और उनकी बात बहुत धीमी थी जो किसी को समझ में नहीं आ रही थी। खैर अभियुक्त को फिलहाल सिया से मतलब था जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। अभियुक्त एक सरसरी नजर सब में डालते हुए सिंगल सोफे में बैठ गया और बोला, आपने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया बाबा साहब? समर अपने चेयर से उठते हुए बोले, लॉरी सर, हमने एक फैसला किया है। समर ये कहते हुए एक पल के लिए रुक गए, मानो जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा फैसला हो। समर ने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को पूरी करते हुए बोले, हमने लाडो को प्रतापगढ़ भेजने का फैसला लिया है। ये सुनते ही अभियुक्त के जबड़े भेजकर मुट्ठियां कस गई। समर फिर बोले, आखिर उन्हें भी अपनी पहचान जानने का हक है, हम उनसे उनका हक नहीं छीन सकते कुंवर। भले ही लाडो ना जानती हो, पर यह सच कभी भी छुटलाया नहीं जा सकता है कि वो प्रतापगढ़ की राजकुमारी है और वो हर्ष की बेटी है, और ये बात सच है, इसलिए हमने इजाजत दे दी। अभियुक्त सोफे से उठते हुए बोले, लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देते। अभियुक्त तेज झटके से उठे कि सोफा पीछे गिर चुका था। अभियुक्त जैसे गुस्से से वहां से जाने लगे तभी इस बार सिया के भाई हर्षिल जल्दी से उठते हुए बोले, मुझे मेरी लाडो को ले जाने के लिए तुम्हारी इजाजत की आवश्यकता भी नहीं है कुंवर। अभियुक्त वहीं अपनी जगह पर खड़े होकर गुस्से से हर्षिल की ओर देखने लगे तो हर्षिल उसके और करीब आकर खड़ा हो गया। वो अभियुक्त के सामने आते हुए बोला, शादी के लिए हमारी इजाजत की जैसे तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी, ठीक हमें भी वैसे ही तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। अभियुक्त हर्षिल की ओर देखकर दहाड़ते हुए बोला, तुम्हें अभी भी लगता है कि सिया को हमारे पास रहने के लिए हमें तुम्हारी या किसी की भी इजाजत की जरूरत है? फिर वो समय की ओर देखकर बोले, हमने पहले भी कहा था और हम अब भी कह रहे हैं कि सिया के लिए हम काफी हैं। उनकी पहचान हम हैं, उनके रिश्तेदार भी हम हैं, हम ही उनके लिए सब हैं। उनके लिए हम काफी हैं। सरायणा अभियुक्त सिंह राजवंश है वो। हर्षिल गुस्से से बोला, अभियुक्त ये तुम्हें लगता है क्योंकि तुमने उनकी आजादी छीनकर उनको बस खुद में सीमित रखा है। आप डरते हैं कि क्या पता वो आपको छोड़कर कहीं हमारे साथ ना आ जाए। अभियुक्त गुस्से से हर्षिल की ओर देखता है तो हर्षिल एक मुस्कान के साथ बोला, अगर उनको पता चले कि उनका भी एक परिवार है जो प्रतापगढ़ में है और वो राजमाली शंभू और मालती की बेटी नहीं है बल्कि प्रतापगढ़ की राजकुमारी है, तो तुम्हें अभी भी लगता है कि वो तुम्हारे पास रुकेंगे? नहीं कुंवर नहीं, सिया परिवार के लिए तरसती रही हैं और जब उनको पता चलेगा तो वो सब छोड़कर हमारे साथ चलेंगी। इतने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम उनको प्रतापगढ़ आने से रोक पाओगे? अभियुक्त ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, खबरदार, जो ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचा भी, ये अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि अगर सिया की हालत थोड़ी सी भी बिगड़ी ना तो हम पूरे प्रतापगढ़ का नक्शा बिगाड़ने में थोड़ी सी भी देर नहीं करेंगे। एक पल को अभियुक्त की बात सुनकर हर्षिल भी कांप उठा। अभियुक्त हर्षिल का कॉलर पकड़ चुके थे अब तक। तभी राजवीर अभियुक्त से हर्षिल को छुड़ाते हुए बोले, अभियुक्त हम इससे ये मेहमान है हमारे, और हर्षिल ये आप भी जानते हैं अभिजीत वाले हादसे के बाद सिया की मेंटल हालत ठीक नहीं है। आप दोनों को मैं क्या बार बार ये समझाता रहूंगा? हर्षिल ने अपना सिर झुका लिया। अभियुक्त को इस वक्त शक्ति और राजवीर दोनों पकड़े हुए थे। समर अभियुक्त को समझाते हुए बोले, अभियुक्त हर्ष ने जो भी किया उसके लिए आप हर्षिल से उनका हक नहीं छीन सकते ना, और ना ही महारानी से जो कि कितने ही वर्षों से अपनी राजकुमारी की राह जो रही है। कुछ दिनों में राज तिलक है, बस कुछ ही दिनों की बात है। कुछ दिन उनको उनकी मां के साथ रहने दे, वैसे भी ज्यादा दूर भी तो नहीं प्रतापगढ़। तभी हर्षिल बोला, तुम सिया को खुश देखना चाहते हो ना, तुम वादा करते हैं कि सिया को हम कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे, हम उनकी स्वयं सुरक्षा करेंगे। अभियुक्त ने उसे घूर कर देखा पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हर्षिल आगे बोले, सुना है हवा भी इतनी तेज नहीं पहुंचती जितने तेज तुम्हारे आदमी तुम तक खबर पहुंचाते हैं। तुम्हें खुद पता है राज तिलक में कितना खतरा है, और अगर ऐसे में लाडो हमारे पास रहेंगे तो यकीन मानो सुरक्षित रहेंगे। बस, अभियुक्त दहाड़ कर बोला। उसके चिल्लाने से पूरा कमरा कांप उठा। शक्ति तो वैसे ही खड़ा रहा, बाकी सभी एक कदम पीछे हो चुके थे। समर अभियुक्त का फिर से वो रूप नहीं देख सकते थे। उन्हें एक पल को पछतावा हो रहा था कि उन्होंने क्यों सिया को प्रतापगढ़ भेजने का फैसला कर दिया था। अभियुक्त ने इस बार चीखते हुए कहा, हमें उनको महफूज रखने के लिए किसी की भी सहारे की जरूरत नहीं है, फिर वो चाहे कोई भी हो। अगर सिया को किसी ने खनोज तक पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अभियुक्त की नसें गुस्से से फूल चुकी थी। हर्षिल उसको देखता रह गया। फिर अभियुक्त को शांत करके समर की ओर देखा और कहा, बात यह नहीं है कि प्रतापगढ़ यहाँ से कितनी दूर है, बात यह है कि सिया हमसे दूर हो जाएगी, और यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभियुक्त ने गहरी सांस ली और उसने सोचा कि जब फैसला लिया जा चुका है तो उसका मान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग इस बात की दुहाई देंगे कि यहाँ जुबान की कोई कीमत नहीं। अभियुक्त ने हर्षिल की ओर देखकर कहा, ठीक है, मुझे ये फैसला मंजूर है, लेकिन ये ध्यान रहे कि सिया बस राज तिलक तक ही वहां रहेंगी, और इन दिनों में जरा सा भी तुमने उसका ध्यान रखने में चूक की तो तुम्हारा हश्र क्या होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहते हुए अभियुक्त हर्षिल के करीब आ गया और उसका कॉलर ठीक करता हुआ अपनी बात पूरी करते हुए फिर से बोला, न तुम रहोगे फिर और न ही तुम्हारी रियासत। इतना बोलकर अभियुक्त वहां से चला गया। सभी अभियुक्त को ऐसे देख रहे थे मानो जैसे किसी घायल शेर को देख रहे हो। राजमहल में एकदम से सन्नाटा पसर गया था। एक पल को तो हर्षिल को भी अफसोस होने लगा था कि कहीं उसने सिया की मांग करके कोई बड़ी भूल तो नहीं कर दी, क्योंकि वहां मौजूद सभी जानते थे कि सिया को लेकर अभियुक्त कितना पागल था। गलती से भी ऊंच नीच हो गई तो अभियुक्त की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। क्या हर्षिल अपना वादा निभा पाएगा या सिया की देखभाल करने में होगी उससे बड़ी भूल? क्या होगा जब अभियुक्त को इस लापरवाही का पता चलेगा? क्या अभियुक्त पूरे प्रतापगढ़ को मिट्टी में मिला देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। के लिए ही सही। हर्षिल सामने दिख रहा था जहां से अभियुक्त अभी अभी गया।